Hello everyone, this is Mahendra Singh Naruka. I am faculty of Social Science at Kota Career Point in Kuchaman City. This is my fourth part of history on glorious history of India. शुंग डायनेस्टी ये बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शुंग डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? पुष्यमित्र शुंग। याद रखिए, कभी भी फर्स्ट रूलर और लास्ट रूलर ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं 1 मार्क के व्यू पॉइंट से। पुष्यमित्र शुंग इस डायनेस्टी का फाउंडर था। इसका बैकग्राउंड क्या था? ही वॉज द चीफ कमांडर, यानी प्रधान सेनापति था। किसका? ऑफ मौर्यन रूलर बृहद्रथ। बृहद्रथ याद है ना, लास्ट मौर्यन रूलर। इसका टाइम पीरियड था, रूलिंग टाइम पीरियड 185 BCE से लेकर 151 BCE तक। इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ क्यों किया? क्योंकि इसने कई बार कई जगहों पर जीत हासिल की थी और अपनी जीत का डंका बजाने के लिए, अपने आप को बड़ा बताने के लिए इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसके अश्वमेध यज्ञ को सफल बनाने के लिए एक संस्कृत ग्रामेरियन था जिसका नाम है पतंजलि। तो पतंजलि एक प्रिस्ट था, पुरोहित था। उस पुरोहित ने इसके लिए अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाए थे। हावेवर एक चीज़ है कि इसके सक्सेसर्स इतने पावरफुल नहीं थे। तो इसके सक्सेसर्स हैं अग्निमित्र, ज्येष्ठ मित्र, भद्रक, भागवत, देवभूति। हालांकि आप ये नाम अगर नहीं भी याद रख पाते हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। देवभूति लास्ट शुंग डायनेस्टी का रूलर था, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। देवभूति वॉज डिथ्रोन्ड, यानी कि उसे सिंहासन से हटा दिया गया था। बाय whom? बाय अमात्य वासुदेव। उसी का एक मिनिस्टर था वासुदेव नाम का, उसने 73 BC में उसे हटा दिया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। सातवाहना डायनेस्टी 60 BCE से लेकर 230 CE तक इस डायनेस्टी का टाइम पीरियड था। एक लंबा टाइम पीरियड हिस्ट्री के अंदर। इस डायनेस्टी का फाउंडर था सिमुक। इस डायनेस्टी को सिमुक नाम के व्यक्ति ने स्टार्ट किया था। इसका दूसरा नाम था श्रीमुख। इसे आंध्र डायनेस्टी भी कहा जाता है। यह डायनेस्टी गोदावरी और कृष्णा रिवर वैली के बीच में है। इस डायनेस्टी की स्थापना जो है 60 BCE में होती है और ये सिमुक जो है 37 BCE तक रूल कर पाता है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट शातकर्णी फर्स्ट एक पावरफुल रूलर था। सिमुक के बाद में शातकर्णी फर्स्ट ही परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ, यानी कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया और उसने अपने एम्पायर को दूर तक फैलाया, एक्सपांशन किया था। फिर इसके बाद में दक्षिण भारत तक इसने एक यूनिवर्सल अथॉरिटी, यानी कि एक छत्र राज कायम किया। इसके समय में कैपिटल जो थी वो प्रतिष्ठान थी। आधुनिक पैठण नाम की एक जगह है, वहाँ पर उसने अपनी राजधानी बनाई थी। शातकर्णी फर्स्ट की डेथ के बाद शकास का अटैक होता है भारत में और इसके साथ ही सातवाहनास की जो शक्तियाँ होती है, सातवाहनास पावर डिक्लाइंड। सातवाहनास की शक्तियाँ धीरे धीरे खत्म होने लगती है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, शातकर्णी फर्स्ट की डेथ के बाद शकास का अटैक होता है एंड द रिजल्ट ऑफ विच इज द डिक्लाइनिंग पावर ऑफ सातवाहनास। और इसी के साथ महाराष्ट्र में शक डायनेस्टी का शासन प्रारंभ होता है। सातवाहन डायनेस्टी के 23rd रूलर गौतमीपुत्र शातकर्णी, इसने शकास के पावर को खत्म कर दिया था। गौतमीपुत्र शातकर्णी, आप देखेंगे गौतमीपुत्र शातकर्णी, ये है गौतमीपुत्र शातकर्णी। ही वॉज द वेरी पावरफुल रूलर। एज यू कैन सी इन द इमेज, ही वॉज वेरी एग्रेसिव बट इंटेलिजेंट ऑल्सो। ओके फाइन। जो 23वां रूलर था, इस 23वें रूलर का नाम था गौतमीपुत्र शातकर्णी। इसने वेस्टर्न क्षत्रपों की शक्ति को ख़त्म कर दिया था और वापस से अपनी ग्लोरी, अपनी डायनेस्टी को एक कमेंडेबल, एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की तरफ लेकर आ गया था। लेकिन इसकी डेथ के बाद में
यानी कि इसका बेटा वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, इसका विवाह जो होता है उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन फर्स्ट की बेटी के साथ, और यही इनकी डायनेस्टी के साथ एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। कैसे? रुद्रदामन ने उससे वह सारी ज़मीन, सारा का सारा लैंड एरिया छीन लिया जिससे उसके पिता ने एक समय में हासिल किया था। लेकिन इस राजा के ख़त्म होने के बाद आने वाली 2-3 पीढ़ियों के बाद, यानी इट्स 27th रूलर, 27वां राजा जो था यज्ञश्री शातकर्णी ने उज्जैनी के क्षत्रपों को हरा दिया और वापस से अपने एरिया को रिकैप्चर कर लिया, और इस तरह से इस डायनेस्टी की ग्लोरी बढ़ती है और घटती है, यानी स्टेबल नहीं रहती है। ये अपनी ग्लोरी को एक बार लास्ट में ले जाकर वापस हासिल कर लेते हैं। फिर हम बात करेंगे कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ सातवाहनास। अब आप सब जानते हैं कल्चरल शब्द का क्या मतलब होता है। इसके अंदर 2-3 एलिमेंट्स आते हैं, जैसे रिलीजन, जैसे सोसाइटी, जैसे लैंग्वेज, जैसे क्लोथिंग, है ना। ये सारी चीज़ें कल्चरल एस्पेक्ट में आ जाती है। तो सातवाहनास के टाइम पर क्या रिलीजन था, क्या सोसाइटी थी, ये सब हम इस टॉपिक में जानेंगे। कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ सातवाहनास। तो एक सातवाहनास में जैसे आपने रूलर के बारे में पढ़ा, 27th रूलर याज्ञश्री करके, याज्ञश्री शातकर्णी ने सिक्के चलवाए थे, कॉइन्स इशू किए थे उसने, और उन कॉइन्स के ऊपर जहाज़ों की तस्वीरें इंस्क्राइब्ड करवा रखी थी। तो उन सिक्कों से ऐसा लगता है कि इनका साम्राज्य जो था वो समुद्र तक एक्सपांडेड था। इस डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो हिंदू धर्म के हार्डकोर फॉलोअर्स थे, यानी कट्टर समर्थक थे। लेकिन एक चीज़ है, भले ही हार्डकोर फॉलोअर्स थे हिंदुइज्म के, लेकिन इन्होंने दूसरे धर्मों को भी, स्पेशली बुद्धिज़्म को भी बढ़ावा दिया था। ऐसा नहीं कि उन्हें डिमोलिश कर दिया या फिर उनको डिस्करेज कर दिया। हिंदुइज्म भी आगे बढ़े, बुद्धिज़्म भी आगे बढ़े, ऐसा सातवाहना रूलर्स की सोच थी, ऐसा उनका थॉट प्रोसेस था। सातवाहनास के टाइम में समाज के अंदर वैदिक यज्ञ हुआ करते थे, वर्णाश्रम व्यवस्था होती थी। उनके समय अवधि के दौरान ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट खूब बढ़िया था। फिर इसके बाद में इनके टाइम पर चांदी, तांबा, सीसा और ब्रॉन्ज की करेंसीज का विशेष प्रचलन था, यानी कि सिल्वर, कॉपर, लेड और ब्रॉन्ज, इनसे करेंसीज बनाते थे, कॉइन्स बनाते थे और ये एक्सचेंज करते थे। एक एक्सचेंज का माध्यम था, इकोनॉमिक वैल्यू इससे क्रिएट होती थी। इन्होंने ही सबसे पहले ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स यानी कि भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की। लैंड ग्रांट्स को कहा गया है अग्रहर। इस टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग अग्रहर जो है वो ब्राह्मणों को इन्हीं के द्वारा सबसे पहले दी गई थी। सातवाहन राजाओं ने वेस्टर्न डेक्कन में कई सारे चैत्य और विहार बनवाए थे। अब ये चैत्य और विहार क्या होते हैं? ये एक मेडिटेशन करने के लिए कुछ गुफाएं या फिर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि आप अगली स्लाइड में देखोगे चैत्य ऑफ कार्ले को बताया गया है। ये है कार्ले का चैत्य। ये आर्किटेक्चरल व्यू पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इससे सातवाहनास की ग्लोरी के बारे में पता चलता है। सो चैत्यास एंड विहारास इन वेस्टर्न डेक्कन वेर मेड। एक सबसे फेमस है कार्ले का चैत्य। ये 40 मीटर तो लंबा है और 15 मीटर्स इन हाइट है। इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर। नेक्स्ट इज गुप्ता डायनेस्टी। 275 से लेकर 550 CE तक के टाइम पीरियड में ये डायनेस्टी
इंडियन हिस्ट्री में रही। ये डायनेस्टी जब थी तो इंडिया का वो एक गोल्डन एज था। इंडियन हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा उस समय अपने स्वर्णिम दौर से गुजर रही थी। इस डायनेस्टी का फाउंडर था श्रीगुप्त। 275 सी में इसने इस डायनेस्टी को फाउंड आउट किया था। 230 सी तक कुशाणास का एंड हो चुका था। कुशाणास कौन थे ये मैं आपको आगे के पार्ट्स में बताऊंगा। फिर इसके बाद में 250 सी तक शकास जो थे वो जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत अपना राजकाज कायम रख पाए और वो भी ख़त्म हो गए। एंड फाइनली 275 सी में श्रीगुप्त नाम के एक रूलर ने इस डायनेस्टी को स्टार्ट करता है और ये डायनेस्टी इंडियन हिस्ट्री के मेन सीन में आती है। आफ्टर श्रीगुप्त घटोत्कच वॉज द सक्सेसर और घटोत्कच ने टाइटल ऑफ महाराज हासिल किया था। हालांकि घटोत्कच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट का टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 319 से लेकर 335 तक। कहीं कहीं पर आपको 320 भी मिलेगा, 320 से 335 तक, बट मोस्ट हिस्टोरियंस जो सहमत होते हैं एक बात पर वो है 319 सी ही। तो घटोत्कच के बाद उसका बेटा चंद्रगुप्त फर्स्ट गुप्त डायनेस्टी का रूलर हुआ। इसने महाराज अधिराज की पदवी धारण की थी। ही गेन्ड द टाइटल ऑफ महाराज अधिराज। उसने लिच्छवी वंशजा कुमार देवी से भी विवाह किया था। 319 सी में इसने एक संवत चलाया, संवत यानी कैलेंडर चलाया 319 सी में, जिसको कहा जाता है गुप्त संवत। फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट बात करते हैं गुप्ता डायनेस्टी में समुद्रगुप्त। एज यू कैन सी इन दिस इमेज द पावरफुल एग्रेसिव वॉरियर लाइक इमेज समुद्रगुप्त। 335 से लेकर 380 सी के बीच में इस डायनेस्टी का एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। बेसिकली ही वॉज वेरी पावरफुल और इसीलिए उसका आइडियल्स जो थे वो एक्वायरिंग एंड यूनिफाइंग इंडिया, यानी कि सब कुछ हड़पना और पूरे को पूरे यूनिफाई कर देना, यूनाइट कर देना इंडिया को। उसके बाद में उसका एक दरबारी कवि था हरिसेन नाम का। हरिसेन ने उसके बारे में कई प्रशस्तियाँ लिखी है। तो उनमें से एक है अलाहाबाद प्रशस्ति। प्रशस्ति बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं प्रशंसा से, यानी सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, इसे आप समझ सकते हैं। सो हिज कोर्ट पोएट वाज हरिसेन। 1 मार्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो वाज हिज कोर्ट पोएट। आपको ये कई जगह पर देखने को मिलेगा क्वेश्चन। सो हिज कोर्ट पोएट वाज हरिसेन, नाम बिल्कुल याद रखिएगा। उसने इसके मिलिट्री एक्सपेडिशंस के बारे में लिखा है। मिलिट्री एक्सपेडिशंस क्या, कोई भी राजा अपने राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरे राज्य पर अटैक करता है, दूसरे के बाद तीसरे पर अटैक करता है, तीसरे के बाद चौथे पर अटैक करता है। ये सीरीज कंटिन्यू होती है, चलती जाती है। तो इसी सीरीज को कहते हैं मिलिट्री एक्सपेडिशन। आई थिंक आपके सामने ये टर्मिनोलॉजीज धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। फिर उसके बाद एम्पायर की बात करते हैं। हाउ वॉज हिज एम्पायर, उसका एक्सपांशन कहाँ से कहाँ तक था। तो इसके द्वारा जीते क्षेत्र को हम 5 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले है गंगा यमुना दोआब के स्टेट्स, फिर ईस्ट हिमालयन स्टेट्स, फिर ईस्ट विंध्यन रीजन, फिर इसके बाद में ईस्ट डेक्कन रीजन एंड साउथ इंडिया। इसके अलावा शकास और कुशाणास के स्टेट्स हैं। एक अंग्रेजी इतिहासकार है, हिस्टोरियन है विंसेंट स्मिथ नाम का। उसने इसे कंपेयर किया है नेपोलियन ऑफ इंडिया से। बेसिकली ये कंपैरिजन गलत था। गलत इसलिए था क्योंकि सही कंपैरिजन नेपोलियन का होता था समुद्रगुप्त से। तो इसलिए ऐसा कहा जाना सही होगा कि नेपोलियन वॉज द समुद्रगुप्त ऑफ यूरोप। बट हाउएवर ये हिस्ट्री जो है यूरोपियन व्यू पॉइंट से लिखी गई है, तो इसलिए उन्हीं के व्यू पॉइंट के अनुसार इसमें समुद्रगुप्त को कंपेयर किया गया है। समुद्रगुप्त वॉज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। 1 मार्क के व्यू पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है ये। सो नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं, वापस से हम हरिसेन की तरफ आते हैं। हिज कोर्ट पोएट वॉज हरिसेन। हरिसेन ने बता रखा है इलाहाबाद प्रशस्ति के अंदर दैट ही नेवर गॉट डिफीटेड इन एनी बैटल।
He fought many battles and he won all of these battles. He had powerful navy. He strengthened foreign relations. इसके पास काफ़ी अच्छी नौसेना थी और इसके बाद में विदेशों से इसने अपने संबंध जो है वो काफ़ी अच्छे से मजबूत कर पाया। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। हम उसके कॉइन्स पर अश्वमेध पराक्रम भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड और टैलेंटेड था। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड कविराज, इसे कविराज भी कहा जाता था। फिर इसके अलावा ही वॉज एक्सेल्ड इन फाइन आर्ट्स, एक्सेलेंट पोएट, म्यूजिशियन एंड वर्शिपर ऑफ लॉर्ड विष्णु। फिर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त सेकेंड का टाइमिंग था 380 सी से लेकर 412 सी तक। चंद्रगुप्त सेकेंड समुद्रगुप्त का बेटा था। उसका दूसरा नाम मिलता है देवराज और देवगुप्त। उसने अपने एक एम्पायर को मैरिज अलाइंसेस और विक्ट्रीज के थ्रू एक्सपांड किया था। मैरिज अलाइंसेस यानी कि वैवाहिक संधियाँ, जिसके तहत एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है उसकी बेटी प्रभावती का। प्रभावती गुप्ता की शादी की जाती है, उसकी बेटी की शादी की जाती है रुद्रसेन सेकेंड ऑफ वाकाटका। वाकाटका नाम का एक किंगडम था। उस किंगडम में के राजा रुद्रसेन से शादी उसकी की जाती है। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद में प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बिठाकर राज्य की वास्तविक रूलर बन जाती है। चंद्रगुप्त सेकेंड ने वेस्टर्न मालवा और गुजरात को भी अपने राज्य में ऐड कर लिया था। उज्जैन को उसने अपनी सेकेंड कैपिटल बनाया था। एंड फाइनली आफ्टर विक्ट्री अपॉन शकास ही गॉट हिमसेल्फ द टाइटल कॉल्ड विक्रम आदित्य। उसने अपना एक टाइटल हासिल किया जिसका नाम था विक्रम आदित्य। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न विक्रम आदित्य कौन था या फिर चंद्रगुप्त सेकेंड ने कौन सा टाइटल हासिल किया था। चंद्रगुप्त सेकेंड के बाद में नेक्स्ट रूलर आते हैं कुमार गुप्त महेंद्र आदित्य। टाइमिंग आप देख सकते हैं 414 से 455 सी तक। ये नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे। नालंदा यूनिवर्सिटी पता है आपको? ये बिहार में एक इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी एंशिएंट इंडिया के समय में। कई स्टूडेंट्स फॉरेन किंगडम से भारत में आकर पढ़ा करते थे। काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स की यहाँ पर टीचिंग्स कराई जाती थी। उस नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कुमारगुप्त महेंद्र आदित्य ही थे। इसीलिए शायद इस गुप्ता एज को गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहा जाता है। इसका किंगडम सौराष्ट्र से लेकर बंगाल तक था, यानी कि सौराष्ट्र फ्रॉम द वेस्ट यानी कि गुजरात का सदर्न पार्ट और बंगाल जो कि आज का बांग्लादेश भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग दैट पुष्यमित्र रिवोल्टेड इन हिज लास्ट डेज। इसके अंतिम दिनों में पुष्यमित्र के विद्रोह का उसे सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर, नेक्स्ट स्टोरी रूलर वॉज स्कंदगुप्त। टाइमिंग 455 से 467 तक। कम उम्र का होने के बावजूद यानी कि बड़ा बेटा नहीं होने के बावजूद भी स्कंदगुप्त रूलर बन जाता है। ये उस समय के लिए थोड़ी सी एक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना थी। जूनागढ़ रिकॉर्ड्स में सुदर्शन लेक के रिनोवेशन को लेकर बता रखा है। सुदर्शन लेक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी, मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पर बनी थी, लेकिन स्कंदगुप्त ने उस लेक को रिनोवेट किया है। रिनोवेट करने का मतलब होता है किसी खराब खस्ता हाल व्यवस्था को वापस से नए जैसा बना देना। सो ही रिनोवेटेड मतलब गेव रीबर्थ टू सुदर्शन लेक। एक सैड पॉइंट इसके रूल का ये है कि हुणास से इसको लड़ना पड़ा था। हुणास कौन थे? सेंट्रल एशियन ट्राइब्स थी, अटैकर्स थे यानी कि फॉरेनर्स थे जो कि मलेच्छास के फॉर्म में आकर भारत पर हमला करते थे। अभी मलेच्छास कौन होते हैं? मलेच्छास को बेसिकली आप पिंडारी समझ सकते हो, यानी कि एक अटैकिंग ग्रुप जो कि सब कुछ तहस नहस कर देती है, उससे इसको सब कुछ
लड़ना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा और अपना एम्पायर बचाना पड़ा था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ गुप्तास की। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त, अगेन टू इंपॉर्टेंट रूलर्स इन द टॉपिक कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ गुप्तास। तो समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त, इन लोगों ने अश्वमेध यज्ञ को, इन दोनों ने अश्वमेध यज्ञ किया। और साथ ही रही बात रिलीजन की, तो इन्होंने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को खूब सपोर्ट किया था। हावेवर ये लोग जो थे ये हिंदू रिलीजन को फॉलो करते थे और हिंदू रिलीजन में वैष्णविज्म को मानने वाले थे, यानी कि वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। हिंदुइज्म के अंदर वैष्णविज्म, शैविज्म और शक्ति, इन सब चीज़ों को, इन सब कॉन्सेप्ट्स को माना जाता है। तो ये वैष्णविज्म को फॉलो करने वाले थे। इसके बाद में चाइनीज़ ट्रैवलर, उस समय ट्रैवलिंग करने वाले लोग भारत में आते थे और अपने ट्रैवलॉग्स लिखकर जाते थे। तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर चाइनीज़ ट्रैवलर फायान इंडिया विजिट करता है। उसने अपने ट्रैवलॉग्स में ऐसा लिखा है कि गुप्त साम्राज्य सुशासित था, यानी कि गुप्त साम्राज्य वॉज वेल रेगुलेटेड। उसके अंदर अपराध बहुत कम होते थे, यानी रेयर क्राइम्स, एंड टैक्स बर्डन वॉज वेरी लेस। आगे हम बात करते हैं उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो वो थी संस्कृत। फिर कालिदास, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएट, जिसने इम्पोर्टेंट क्रिएचर्स उसने तैयार किए हैं, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक और रघुवंशम महाकाव्य, ये कालिदास के द्वारा लिखी गई थी और उस समय ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी गुप्तास की। इसके अलावा शूद्रक नाम के व्यक्ति ने, शूद्रक नाम के फिलोसोफर ने मृच्छकटिकम लिखी। विशाखदत्त नाम के फिलोसोफर ने मुद्रा राक्षस लिखी। और गुप्त डायनेस्टी के टाइम पर एक सुविख्यात कोशकार था, यानी ट्रेजरर था, जिसका नाम था अमर सिंह। गुप्त डायनेस्टी के अंदर हम देखेंगे कि रामायण, महाभारत तथा मनु संहिता अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में ही सामने आई थी। गुप्त एरा में ही आर्यभट्ट, वाराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त ने मैथमेटिक्स प्लस एस्ट्रोलॉजी को, उनके मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी के डेवलपमेंट में बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था। अब हम बात कर लेते हैं आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चर बिल्डिंग मेकिंग स्टाइल, यानी भवन निर्माण कला। तो इसके अंदर झांसी और कानपुर के अंदर जो भी हमारे को रिमेन्स मिले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इनके ग्लोरियस होने का दावा करते हैं। अजंता की कुछ गुफाएं, वो भी काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करती है उस दौर के इतिहास को। फिर इसके बाद दिल्ली में स्थित आयरन स्टोन, यानी कि लोह स्तंभ। इसके अलावा नालंदा में जो 80 फुट हाई स्टैचू है गौतम बुद्ध का, वो भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का। सुल्तानगंज बिहार में 7.5 फीट ऊंचा बुद्ध का एक कॉपर स्टैचू है, जिससे कि हमें उनके आर्किटेक्चर के बारे में पता चलता है। नॉट ओनली आर्किटेक्चर, इसके अलावा भी मेटलर्जिकल साइंस, यानी कि धातु कला, इसके अंदर भी ये काफ़ी एक्सपर्ट थे। नॉट ओनली दैट, इनके पास चित्रकला यानी पेंटिंग्स के अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स थे। इनके मैथमेटिक्स में जो डेसिमल सिस्टम है, वो भारत में ही आविष्कार हुआ था, डेसिमल सिस्टम, जिसका आज पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। ये डेसिमल सिस्टम धीरे धीरे बाद में अरेबियन कंट्रीज़ तक पहुंचा और अरेबियन से यूरोपियन कंट्रीज़ तक पहुंचा। नेक्स्ट इज गुप्ता सोसाइटी। सोसाइटी वॉज ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। वो 4 पार्ट्स कौन से थे? वो वर्णा सिस्टम के अकॉर्डिंग थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। Many castes
सबकास्ट्स वर एग्जिस्टेड। सोसाइटी सिस्टम काफ़ी रिजिड था, बट इवन देन पीस एंड हार्मनी वॉज देयर। द अपर कास्ट ब्राह्मीण, द पीपल ब्राह्मीण, their duties were studying, teaching, performing yajnas and charity. The next comes Kshatriyas. The Kshatriyas were responsible to defend the nation, to protect the nation. एक देश को प्रोटेक्ट करने के लिए क्षत्रियों की जरूरत पड़ती थी, एक देश को एजुकेट करने के लिए ब्राह्मणों की जरूरत पड़ती थी, एक देश को इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने के लिए वैश्यास की जरूरत पड़ती थी। सो वैश्यास वेर इन द ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। शूद्रास बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर थे। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह कि गुप्तास वेर द वैश्यास, गुप्तास वेर बिजनेसमैन, बट दे स्टार्टेड रूलिंग द कंट्री। दिस वॉज द समथिंग, द बॉन्ड ऑफ बिजनेस एंड ऑक्यूपेशन बिगेन टू रिलैक्स। थोड़ा सा इसके अंदर ढील आने लग जाता है। नेक्स्ट इज द पोजिशन ऑफ वुमेन। वुमेन हैड इंपॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी। In religious activities, the presence of wife along with the husband was compulsory. Women got education also. No पर्दा सिस्टम was there, यानी कोई पर्दा प्रथा नहीं थी, कोई पर्दा सिस्टम नहीं था। और सबसे खास बात, लिटरेचर में वुमेन का डिपिक्शन, वुमेन का वर्णन जो है काफ़ी आइडियल था। आजकल के लिटरेचर मूवीज़ में वुमेन का जो डिपिक्शन होता है वो इन्फीरियर होता है। आप कहीं पर भी देखिए, कॉमिक्स में, लिटरेचर में, कहानियों में, मूवीज़ में, सॉन्ग्स में वुमेन का डिपिक्शन जो है धीरे धीरे लोअर होते जा रहा है। बट एट दैट टाइम आइडियल डिपिक्शन वाज देयर। वुमेन हैड प्रॉपर्टी राइट्स एज वेल। महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स भी उस समय हुआ करते थे। 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस एग्जिस्टेड। उस समय 8 प्रकार के विवाह हुआ करते थे। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्श विवाह, प्रजापात्य विवाह। ये 4 विवाह जो है वो हायर कैटेगरी के हुआ करते थे। फिर असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह एंड पिशाच विवाह। ये 4 विवाह एकदम लोअर कैटेगरी के माने जाते थे, जिसको समाज ने स्वीकार नहीं किया। प्रजापत्य विवाह आज के अरेंज्ड मैरिज के अकॉर्डिंग आप इसे रख सकते हो, और गंधर्व विवाह आज के लव मैरिज के अकॉर्डिंग इसे रख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्वयंवर्स कॉन्सेप्ट वॉज ऑल्सो देयर। द प्रैक्टिस ऑफ स्वयंवर वॉज ऑल्सो प्रिवेलेंट, वेयर द वुमेन हैड द चॉइस टू सेलेक्ट द हस्बैंड फ्रॉम हर सेल्फ चॉइस। कास्ट्स की बात करते हैं। मुद्रावशक्ति, कर्ण, अंबष्ट, पार्शव एंड उग्र, ये कुछ मिक्स्ड कास्ट थी। हालांकि ये कास्ट काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस थी, एग्रेसिव थी, अटैकिंग थी। कायस्थ, कायस्थ एक क्लास था, एक वर्ग था। लेटर इट बिकेम द कास्ट, बाद में ये कास्ट बनने लग जाती है। I hope you have understood this video. This is the end of the video. Thank you. Have a nice day.